डॉक्टर साहब, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए थे, भारत की जानिब से शदीद तनकीद की गई उस पर। आज उनकी तरफ से मैं दो यहाँ पे चाहूँगा कि स्लाइड्स पहले तो नाइन्थ के थिंक दे आर सबका बॉस राजनाथ सिंह सेज ट्रम्प्स टैरिफ ड्यू टू इंडियाज राइज। इंडिया की तरक्की हो रही है तो ट्रम्प समझता है कि वो सबका बॉस है। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया 10th सबका बॉस तो हम हैं, ठीक है ना। राजनाथ सिंह बिग विल अटैक ऑन ट्रम्प टैरिफ्स बिट टू डैमेज इकॉनमी, ये हमारी इकॉनमी को डैमेज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा बात करूँगा इससे पहले कि मैं ज़रा दोबारा डॉक्टर आदिल नजम साहब के पास जाऊँ। देखें, इसमें एक तीसरी बात भी है, मैं अपनी ऐड करके फिर उनसे ये टैरिफ वॉर और इसको सारा समझता हूँ कि चूँकि कोई 30-40% अब जो कुछ इंडिया से अमेरिका जा रहा था तो वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, ठीक है। और तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि फौरी तौर पे चाइना और बाकी मुल्कों ने अमेरिका का माल सस्ता उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो वहाँ जा नहीं पा रहा। और यहाँ ब्लूमबर्ग में उसके नतीजे में ये हो रहा है कि 11th कि जो इंडिया और चाइना का जो ये जो है ना ट्रम्प टैरिफ रिस्क डीपनिंग 6.3 ट्रिलियन इंडिया चाइना स्टॉक गैप, क्योंकि वहां जाना शुरू हो गया है तो वो गैप बढ़ रहा है। तो अब ये जो है ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान है या ये मोदी और ट्रंप के दरमियान है? अजी आदिल नजम साहब, ये जरा मुझे समझाएंगे टैरिफ का क्या, कहां पे खड़े हैं और स्पेसिफिकली इंडिया के साथ क्या मामला हो रहा है? जी, उसको पहले ही तमहीद कर दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए ट्रंप, ये जो टैरिफ्स की बात है, दिस हैज बिकम मोर सीरियस। जब ये शुरू हुई तो शायद लगता था कि वो जो है ना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, चाहे वो शायद वो प्रेशर डाल रहे हैं, बट नाउ इट इज क्लियर कि देयर इज अ न्यू ट्रेड ऑर्डर जो उसके हिसाब से बन रहा है। अच्छा, ये 50% रहता है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल रहेगा। देखिए ना, अगर तो वो प्यूटिन वाली मुलाकात किसी भी लेवल पे होती है और कामयाब होती है तो फिर एक जवाब मिल जाएगा कि वो तेल वाली बात हटा दे। बट क्योंकि अगर 50% रहता है तो फिर तो ना करने वाली गल हुई ना, फिर तो मतलब यही है कि मत ही करो ट्रेड, राइट। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये कि आप देखें कि सिस्टमैटिकली कौन से ममालिक हैं जिस पे ट्रंप का सबसे ज्यादा टैरिफ अताब है। कनाडा पे एक उनकी है वो वैर, उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्राजील, जहां वो कहते हैं बोल्सोनारो को मेरा यार है उसे छोड़ो। रशिया, जिस पे अभी तक वो कहते हैं लेकिन ये अगले हफ्ते चेंज हो सकता है। इंडिया, चाइना, और लेकिन चाइना जो है वो इतना तगड़ा है, वो कहता है हम तुम्हारी सुनते ही नहीं है। और साउथ अफ्रीका भी याद रखें। मैं क्यों ये लफ्ज बोल रहा हूँ? बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, राइट। सो एक तरह से ट्रंप साहब के जहन में ये भी ख्याल है कि यार ये जो ब्रिक्स बना है ना, ये एंटी अमेरिकन है, ये अमेरिकन डॉलर को नीचे लाने के लिए, और मैं इसको भी तबाह करना चाह रहा हूँ। सो एक तो इसका ये पश मंजर है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया वाली बातें जो हैं दोनों इस वक्त चेस्ट बीट कर रहे हैं। I do think they will come back to some better place. एक इंडिया ने शायद ये सीखा है रूस से और चीन से खुसूसन, लेकिन शायद ब्राजील से भी, कि अगर आप ट्रंप की धमकियों पे अड़ जाए ना और आप वापस उसी तरह बात करें तो ही समटाइम्स स्टेप्स बैक। ये तो इसकी इमीडिएट चीज है। जो लॉन्गर टर्म है वो जो है आपने जो बात की कि जब ट्रेड आप एक जगह रोकते हैं, राइट। और अभी तो ट्रंप ये कर रहे हैं मैं लगाऊंगा, इनमें से बहुत सारी चीजें अनरेवल होनी है। अभी तक मैं अमेरिका में बैठा हूं तो जब तक मुझे वो मेरे ग्रोसरी स्टोर पे फर्क नजर नहीं आएगा तब तक इसके सही हमें नतीजे नहीं पता लगेगा। नहीं, लेकिन वो 7 तारीख को जो शिपमेंट चलनी थी वो तो चल गई ना, अब आगे की रुक रही है जी। हाँ, लेकिन यार वो 7 वाली अभी मेरे ग्रोसरी स्टोर नहीं पहुंची ना। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब कल केले लेने गया जी जी ग्रोसरी स्टोर पे, तो वो केले की कीमत तकरीबन उतनी थी। वो थोड़ी देर उनके पास स्टॉक होगा, मैं ये कह रहा हूँ ये बैठेगा ना ऊंट, और जब बैठेगा तो वही बात है जो आप कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ट्रेड लगा देगा टैरिफ। देखिए ना, आप टैरिफ लगाते हैं तो क्या होता है कि मेरा जो माल है उसकी कीमत तो वही है, मैं तो उतने का ही बेच रहा हूँ। अब जब मैं वो अमेरिका पहुंचाऊंगा तो मैं उस पर 19% पाकिस्तान या 50% अमेरिका या 25% कोई और जो है उसको खरीदने वाला वो देगा, और वो कीमत वो किसी तरह पास कर देगा कंज्यूमर को, या वो मुझे कहेगा कि तुम इसकी कुछ कीमत कर लो, मेरा माल की कीमत बढ़ गई। अच्छा, मैं क्या करूंगा? मैं ढूंढूंगा कि यार मेरी जो प्रोडक्शन है वो कोई और ऐसी जगह है जहां मैं बेच सकता हूँ। सो आई थिंक कि हम व्हाट वी आर सीइंग, मैं जो पहली बात कर रहा था ना अपने 4 पॉइंट्स की, बाय बाय ओल्ड यूएसए, न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, अलायंसेस और न्यू रूल्स ऑफ वॉर,
उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर का ये है कि जो ट्रेड का एक निज़ाम था जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते थे, जिसमें हम मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते थे, जिसमें चीज़ों की जो आमदोरफ्त थी ग्लोबली, कि आपके फ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो बनेंगे कहीं, असेंबल होंगे कहीं, बिकेंगे कहीं, वो सिस्टम अनरेवल हो रहा है, पार्टली बाय डिज़ाइन, पार्टली बाय डिफ़ॉल्ट, विच मीन्स के सारी दुनिया के जो ममालिक हैं हमें भी यही करना चाहिए। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि यार अगर अमेरिका अब अनस्टेबल मार्केट है कि उसके टैरिफ आगे पीछे जा सकते हैं, मान लिया कि सबसे बड़ी, लेकिन आर देयर अदर थिंग्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रीजन मैंने ब्रिक्स का जिक्र किया इज द फॉलोइंग। ब्रिक्स जो था ना अभी तक वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन उसके कोई टीथ नहीं थे, राइट? क्योंकि उसमें इंडिया भी था जो काइंड ऑफ अमेरिका लीनिंग था, उसमें चीन भी था जो बजाते खुद एक बड़ी पावर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या सवाल अमेरिका में ये पूछा जा रहा है दुनिया में कि क्या ट्रंप साहब ब्रिक्स को एज अ ट्रेड ग्रुप फाल कर देंगे? सो ब्रिक्स अगर हम करें इन 5 ममालिक को, और अब तो और भी आ गए, शायद पाकिस्तान भी आ जाए, सो इनकी आबादी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। इनकी जो जीडीपी है वो अमेरिका और ईयू की जीडीपी से बड़ी है, राइट? सो अभी तक जो है ब्रिक्स का मसला ये था कि ब्रिक्स की ये सारी डिटेल्स तो थी, लेकिन वो आपस में कोई ट्रेड नहीं करता था। विल वी सी कि इंडिया जो है वो ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दे ब्राजील के साथ, ब्राजील करना शुरू कर दे चीन के साथ, चीन तो चलो हर एक को बेचता है, राइट? सो विल इन न्यू ट्रेड डायनामिक्स, विल मार्केट्स आल्सो शिफ्ट? लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी तो है ना, मतलब है कि ब्राजील और इंडिया, मतलब ये कुछ इंडिया और चाइना तो समझ में आता है, ब्राजील और इंडिया के दरमियान ट्रेड हो रही है या देखे ना क्यों नहीं होगी? आपने सोयाबीन खरीदना है, ब्राजील का सोयाबीन अमेरिका भी खरीदता है, चीन भी खरीदता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, मैंने, आप तो जानते होंगे, आपकी शायद व्यूअर्स के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए नहीं हो, जब हम पहली कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, एक बड़ी रिसेंटली जबरदस्त किताब आई है इस पे, तो जो कोल्ड वॉर नहीं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले चीज एक इजाद हुई, ट्रेड सैंक्शंस, और वो ज्यादातर थे अर्जेंटीना और ब्राजील पे। अच्छा। और जो अनरेवलिंग हुई, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन भी पहले बनी फिर टूटी, मैं दोनों जंगों की बात कर रहा हूँ, उसमें ये जो ट्रेड सैंक्शंस और जो इकोनॉमिक वॉरफेयर था इसका बहुत बड़ा हिस्सा था, और वो कमोडिटीज का था। अब हम तेल शेल की बात करते हैं, तब कमोडिटीज में जो था ना वो दूसरी चीजें थी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी थी, अर्जेंटीना से बीफ भी था, ब्राजील से था, साउथ अमेरिका से बहुत ट्रेड पे टैक्स सैंक्शंस लगी, राइट? और वो उसको समंदरों से जाती थी, तो उसमें फिर जंग की हालतें भी आ गई। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ट्रेड जो है वो हैज ऑलवेज बीन अ वेपन। सो ये हमें एक चीज ये जरूर करनी चाहिए कि हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि जब, चलो ठीक है, ट्रेड हम सारा फोकस कर रहे हैं अमेरिका पे, और करना चाहिए भी है, बिकॉज दैट्स द लीडिंग इकोनॉमी, और वहीं से ये पुश आ रही है। लेकिन अगर ये अमेरिका के टैरिफ लगते हैं तो बाकी दुनिया का जो टैरिफ रिजीम है ना, वो भी कहीं बैठेगा ना, कहीं स्टेबलाइज होगा। वो ऐसा तो नहीं है कि वो वैसा ही रहेगा। सो वी विल सर्टेनली सी, और हमें भी ये करना चाहिए कि यार और कौन सी मार्केट्स हैं, हमें कंपैरेटिव एडवांटेज अगर मिल भी जाती है, हमारा 19 है, किसी और का 25 है, तो आपको 6 का स्प्रेड मिल गया, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू रूल्स ऑफ ट्रेड, जस्ट लाइक वी आर प्रिपेयर्ड फॉर न्यू रूल्स ऑफ वॉर। अच्छा, मुझे दोबारा बात कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी तो एक है ना, जैसे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी जो इंडिया के साथ एक झड़प या जंग या जो भी उसका नाम दें, तो इंडिया और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टर्की आपने देखा, इसमें बिल्कुल खुल के वो इंडिया भी टर्की के, आज़रबाईजान, ये पूरा जो एक सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही। क्या इंडिया चाइना की तरफ जा सकता है अमेरिका को ये बताने के लिए? अच्छा, जा सकता है, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल वैसे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना बिल्कुल यार हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इतनी बड़ी ताकतें हैं कि उनकी एक अननेचुरल फ्रेंडशिप होगी। अच्छा। लेकिन देखिए, जो मैंने पहले बात कर रहा था ना कि वो अलायंसेस जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे आ रही है, तो उसमें जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शिफ्ट होती है। वो, और ट्रंप तो रोज के करते हैं ना, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एनिमी कौन था? रशिया था। वो एक दिन में स्विच करके, जब ट्रंप पहली बार आया, उसने रशिया को दोस्त बना लिया, राइट? पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के रेडार पे किधर था? उसको जब शिफ्ट हुआ तो कितनी तेजी से वो शिफ्ट हुआ कि अब लगता है कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स होती है, अनलाइक बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती है, लेकिन उनकी लॉन्जेविटी, जो उनकी जो लेंथ होती है, वो उतनी नहीं होती। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने पहले भी जिक्र किया है,
आप दूसरी जंग अजीम याद करें, आई एम सॉरी मैं जंग अजीमों पे चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप याद करें जब शुरू हुई तो जर्मनी ने शुरू की, उसके साथ कौन खड़ा था? उसके साथ खड़ा था रशिया। जब जंग का बीच आया तो रशिया मूव कर गया अमेरिका और बरतानिया की तरफ। जब जंग का आखिर आया, याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई तो चर्चिल को कर दिया साइड पे और सारी गुफ्तगू हो रही थी रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच में। और जैसे ही वो खत्म हुआ बर्लिन में, रशिया और सोवियत यूनियन, तब रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे वो जानी दुश्मन बन गए। तो आपने देखा कि एक बिल्कुल छोटे से पीरियड में कैसे वो फ्लक्चुएट हुआ। नहीं तो हिटलर को सोवियत नहीं घेरा था ना, हिटलर ने तो आखिर में सोवियत आ गए थे। बिल्कुल सोवियत आ गए थे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए ना कितनी जल्दी से वो पहले जर्मनी की साइड पे है, फिर बरतानिया की साइड पे है, फिर बरतानिया को निकाल के अमेरिका की साइड पे है, फिर अमेरिका का दुश्मन बन गया। इसी तरह आई विल नॉट बी सरप्राइज, मसला हमने मिडिल ईस्ट किसकी साइड पे होगा। मैंने कई बार पहले भी ये थ्योरेटिकल सवाल पूछा कि अगर खुदा ना खास्ता ये बहुत बड़ी जंगें हो जाती हैं तो मिडिल ईस्ट, क्या हमें यकीन है कि अमेरिका की साइड पे होगा? आई डू नॉट नो। मेरा इसका मतलब ये नहीं है कहने का कि नहीं होगा, मेरा मतलब ये है कि ये अज्यूम करना कि जो पास्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो उसी तरह ट्रांसफर हो जाएंगी। एक दो हैं इसमें जो इतनी लगता है, कम से कम लगता है कि इतनी मुस्तहकम है, मसलन पाकिस्तान और चीन। इसीलिए हम देखिए ना बारी बारी हम क्यों कहते हैं कि पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, वो हम अपने आप को भी याद दिला रहे हैं कि ये वक्ती वाली नहीं है। लेकिन अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, नॉट दैट वन, लेकिन जिस तरह आपने चीन, जिस तरह आपने भारत और अमेरिका की देखी है। देखिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं इसी मसले पे कि भारत और अमेरिका कुछ हफ्तों में इतने दूर हो जाएंगे जितने वो आज हैं। क्या ये बड़ी सरप्राइज थी, या अगर कल भारत और चीन थोड़े से करीब आ जाते हैं वो बड़ी सरप्राइज होगी? What I'm saying is ये भी तो उतनी बड़ी सरप्राइज थी ना। बिल्कुल। तो नहीं, आप कह रहे हैं थ्रू RIC फोरम जो रशिया, इंडिया, चाइना वो एक्टिव होगा दोबारा? आई डू नॉट नो। इसमें से बहुत सारे फोरम आएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे। कुछ जो देखे ना, वो चीन जो जा रहे हैं उस पे जा रहे हैं ना, किस पे, SCO समिट, राइट। SCO जो था वो कोई इतना ज्यादा कोई अहम इदारा तो नहीं था, लेकिन अगर उसमें बेसिकली चीन और भारत जो उसकी वजह से करीब हो जाते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। इसी तरह नेटो जो था वो बेसिकली दुनिया का स्ट्रेटेजिक उसमें या सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट अलायंस था और शायद अभी भी है, लेकिन क्लियरली अब उतना अहम नहीं है जितना पहले था। अगर होता तो वो अगले हफ्ते होता ना उधर अलास्का में मौजूद होता। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो हम बदलती हुई दुनिया देख रहे हैं, बदलती का मतलब ही ये है ना कि जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारी अजम्पशंस हैं। हमने एक और चीज याद देखें, हमने एक घंटे पर बात की है, यूनाइटेड नेशन का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया। हमने 3 बड़ी जंगें इस वक्त लड़ी हैं पिछले कुछ हफ्तों में, पाकिस्तान, भारत, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया। यूनाइटेड नेशंस का तकरीबन जिक्र ही नहीं आता। चलो यूक्रेन में तो फिर कभी आ जाता। इवन पाकिस्तान, इंडिया में कोई फ्रीक गया ही नहीं उनके पास। सो कहने का मकसद ये है इंस्टीट्यूशंस विदर हो जाते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिनका नाम नहीं सुना होता, कोई फोरम बनता है वो बढ़ जाता है। बट आई ऑल्सो डू नॉट थिंक कि अगर भारत करीब भी होता है चीन के तो वो परमानेंट होगा, बिकॉज उसमें चीन की लॉन्ग टर्म कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना भारत का है। बोथ आर ए बिलियन पीपल कंट्रीज, सो दे मे कम स्ट्रेटेजिकली क्लोज। वो तो अभी भी चीन का बहुत ट्रेड है, बहुत ज्यादा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजिकली आएंगे। कंसेप्चुअली वो जो है लॉन्ग टर्म पार्टनर्स होना उनका मुश्किल लगता है। अच्छा मुझे एक बताएं, एक बात चली दरमियान में कि जी वो 3 सितंबर को जो ग्रैंड परेड हो रही है, जाहिर है कि वहाँ पे विक्ट्री परेड हो रही है चाइना में, तो उसमें शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है ट्रम्प को, शायद ट्रम्प चले जाएं। अच्छा उसमें दिन है काफ़ी, यानी 3 सितंबर को अभी काफ़ी दिन है, वो तो जापानीज़ के अगेंस्ट हुआ था। अच्छा अब अगर ये फ़र्ज़ करें हो जाती है, मतलब हम एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं क्योंकि वो बात चली हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बात चली हुई थी कि ट्रम्प जा सकते हैं बीजिंग, वो फ्लाइंग टाइगर्स पहुँच रहे हैं वहाँ पे और वो सारा। अच्छा मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये 15 तारीख को हो जाती है और उसके साथ ही आज कंफर्म हो गया है कि उन्होंने मॉस्को आने की दावत दे दी है, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प को दावत दे दी है कि आप रशिया से शिफ्ट लाएं, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि दोनों भाई आगे से बीजिंग निकल जाए 3 सितंबर को। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जो है शी जिनपिंग जो है
वो प्यूटन को भी बुला लें, या तू भी आ जा, बैठ के चाय पियेंगे। नहीं, ये ट्रम्प को नहीं, ट्रम्प को भी और प्यूटन को भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो जो हम 3-20 की बात करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, याल्टा भी हो सकता है। नहीं, लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं ना कि सारी दुनिया के मत्थे मारे हुए टैरिफ, तो ये तीनों अगर आपस में एक दूसरे के पाबंदियां टैरिफ खत्म कर रहे हैं, तो बाकी जो है उन्होंने क्या कसूर किया हुआ है कि उन पर टैरिफ लग रहे हैं? नहीं यार, टैरिफ तो आती जानी चीज है, टैरिफ लगेंगे उतरेंगे। आज का दोस्त देखिए, आप ट्रम्प की कैबिनेट देखें यार। ट्रम्प की जो सब करीब तरीन मार्को रूबियो और ट्रम्प एक दूसरे को आप क्लिप निकाल के देखें, लिटरली गालियां देते थे। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे ना प्रेसिडेंशियल जंग में, पहली जो ट्रम्प की उससे पहले। जी, राइट। और जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उसके बाद तो आज एक दूसरे से कोई बात ना करे। सो मैं ये तो बड़ा क्लियर है कि ट्रम्प की दोस्ती भी महंगी है, उसकी दुश्मनी भी महंगी है, लेकिन उसकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। आप एक बार बैत कर लें तो ऑल इज फॉरगॉट। मस्क जो था उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके बाद उसकी वर्स्ट एनिमी हो गया। कल मस्क आके फिर जो है कि सोने की प्लेट दे देगा, रिंग चूम लेगा, तो वो फिर देखना, आप उसकी आधी कैबिनेट देख लें। एप्स्टीन फाइल्स का रौला खत्म हुआ है या पड़ा हुआ है अभी तक? असली मेरे ख्याल में जो इंटरनल वो है, वो यही है, पार्टली अ लॉट ऑफ व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, ही मे बी डूइंग ताकि वो डोमेस्टिकली अटेंशन उससे हटाए।